कक्षा 12 के सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें। आज आपको एक बहुत ही नया टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। अब तक आप लोग पढ़ते थे लाइट से संबंधित। अब आज से आपका एक नया टॉपिक शुरू होगा जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी यानी वेव नेचर ऑफ लाइट एंड हाइगेंस प्रिंसिपल यानी तरंग प्रकाशिकी तथा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। देखिए यह हाइगेंस का सिद्धांत, बात यह है कि अभी भी हम चल प्रकाश के ही टॉपिकों से संबंधित रहे, लेकिन अब क्या है, अब प्रकाश यहाँ पर तरंगों के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? तरंग के रूप में। अब तक आपने जो पढ़ा वो इस प्रकार से प्रकाश के बारे में पढ़ा कि प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित कर देती है, जिससे दृष्टि संवेदनाएं उत्तेजित हो जाती हैं और हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, भौतिक वस्तुएं। यानी ये जो भी आपने अब तक पढ़ा वो सब इस प्रकार से था जो अभी हमने बताया। यानी प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित कर देती है और यह हमारी दृष्टि संवेदनाओं को भी उत्तेजित करती है, जिससे हमें भौतिक वस्तुओं को देखने में मदद मिलती है। तो इस प्रकार से अभी तक हमने विकिरण के बारे में पढ़ा। अब हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि प्रकाश तरंगों के रूप में कैसे संचरित होता है। वो हाइगेंस ने यहाँ पर बताया है। ये वैज्ञानिक हैं हॉलैंड के। तो उन्होंने अपना भी कुछ तरंग से संबंधित जो भी योगदान दिया है वो आपको इस टॉपिक में बताया जाने वाला है। तो सबसे पहले तो उन्होंने प्रकाश की प्रकृति के बारे में ही बताया कि आखिरकार प्रकाश, उन्होंने बताया या अन्य सभी वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रकाश में कुछ विशेष प्रकृति होती है, यानी उसके कुछ गुणों का वर्णन है। प्रकाश में क्या क्या गुण है, यानी नेचर ऑफ लाइट क्या है, इसके बारे में उन्होंने बताया या सबने मिलकर बताया कि प्रकाश के बारे में हम क्या क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम यहीं से शुरू करते हैं। नंबर 1, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की सबसे पहली विशेषता कि यह सीधी रेखा में चलता है। और ध्यान दीजिए बच्चों, ये नया टॉपिक है, आज बिल्कुल बेसिक जानकारी आपको दी जा रही है। तो इसलिए हमें इस बेसिक जानकारी को पहले ध्यान से सुनना है, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमें और भी आगे पढ़ना है। इसके बाद हम आपको हाइगेंस का तरंग सिद्धांत भी बताएंगे, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बताएंगे। इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के तरंग सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की भी व्याख्या होगी, परावर्तन की भी व्याख्या होगी, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं वो सबसे शुरुआत की स्थिति है। यानी सबसे पहले हमें यही पढ़ना है कि प्रकाश की प्रकृति क्या है। तो हमने सबसे पहले इसके लक्षण, भाषा हमने भी आपको बताई थी इसकी परिभाषा, और ये आपको पता ही है कि इसकी चाल निर्वात वगैरह में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब लिखा भी है कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। अब आपको लगता है कि सर ये सब बातें बता रहे हो, कोई एग्जाम्पल? तो देखिए, हमने जैसे सबसे पहले बोला कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो जैसे सूर्य से आने वाला प्रकाश है, या हम कहते हैं इस बल्ब से आने वाला प्रकाश है, इसके मार्ग में आप ऐसे कुछ रख दे तो उसी के ठीक आपका प्रतिबिंब यानी उसकी ठीक परछाई आपको नीचे प्राप्त होगी। अब ये है कि वो कोण के आधार पर बड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन आकृति सेम होगी। आकार छोटा बड़ा हो सकता है, आकार तो अब कोण पर निर्भर करता है, जैसा कोण बनेगा वैसा आकार बनेगा। तो अब इसके बाद हमें ये ध्यान देना है, जैसे कोई प्रकाश, हम कहते हैं हमारे घर में कोई खिड़की कहीं से खुला है तो देखते हो उसी आकार का हमारे दीवार में वो बन जाता है, उसकी छाया, यानी उतने में प्रकाश दिखाई देने लगता है स्पेशल। बाकी प्रकाश तो पूरे कमरे में, वहां पर सूर्य का पीला प्रकाश हमें दिखाई देने लगता है। तो ये चीजें हमें क्या दर्शाती हैं कि प्रकाश कैसी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। दूसरी बात, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है या चलता है।
चल सकता है, माध्यम भी हो और या तो निर्वात, निर्वात में चलने में भी इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे सर निर्वात में कैसे चल सकता है, इसका क्या हम कैसे समझें? तो देखो, सूर्य से प्रकाश आता है, नक्षत्रों से प्रकाश पृथ्वी तल पर आता है, तो ऐसा थोड़ी है कि सब बीच में वायुमंडल ही हो, सब माध्यम ही हो। बीच में निर्वात की भी स्थिति है, लेकिन फिर भी वहां से सूर्य पृथ्वी तल तक पहुंचता है। तो इससे आपको ये समझना चाहिए कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। चलिए आगे, प्रकाश में परावर्तन होता है। ये भी आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में, प्रकाश का परावर्तन, कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता। इसी घटना को क्या बोलते थे? प्रकाश का परावर्तन। तो वही बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, उसका मेन टॉपिक कि प्रकाश में परावर्तन होता है। अब देखिए प्रकाश में अपवर्तन, तो यानी अभी पहले पढ़ा रिफ्लेक्शन, अब पढ़ोगे रिफ्रैक्शन। यानी अपवर्तन भी जानते हो कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है, जैसे ये हम कहते हैं हमारी आंख में लगा हुआ लेंस, ये भी एक पारदर्शी माध्यम है। तो जब इससे गुजरेगी तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। वो माध्यम की प्रकृति पर, क्योंकि इधर हो सकता है माध्यम सघन हो, उधर हो सकता है माध्यम विरल हो। तो आपको पता है कि अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुकती कब है? जब वो माध्यम सघन हो, और दूर कब हटती है? जब वो माध्यम विरल हो। और ध्यान रखना, कभी भी रंग नहीं बदलता है। जैसे हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो वो जिस वस्तु की है उसी उसी रंग की दिखाई देगी जिस रंग की है, क्योंकि रंग की जो स्थिति है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। रंग वो तरंग दैर्ध्य या चाल पर नहीं, क्योंकि ये चाल और तरंग दैर्ध्य तो क्या है, माध्यम बदलने पर बदल जाते हैं। चाल भी बदल जाती है और आपकी क्या बदल जाती है, तरंग दैर्ध्य भी बदल जाती है। लेकिन ये खैर यह बात भी हाइगन्स ने आगे बताई है, आपको हम बताएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपवर्तन की क्रिया के दौरान मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि आवृत्ति में नहीं होगा तो रंगों में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी जिस रंग का प्रकाश आप इधर से डालेंगे आपको दिखाई प्रतिबिंब उसी रंग का देगा, और प्रकाश तरंग आप जिस भी रंग की डालेंगे यानी एक वर्णी हो, बस ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर श्वेत प्रकाश डालोगे तो प्रिज्म जैसा व्यवहार होगा, तो फिर वहां पर ये घटना घटित हो जाएगी, वर्ण विक्षेपण। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। चलिए अपवर्तन हमने पढ़ लिया कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, सॉरी अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन। तो अब आगे देखिए प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। देखिए ये इंटरफेरेंस क्या है कि जब समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हैं तो उनके अध्यारोपण से उत्पन्न जो परिणामी तरंग की तीव्रता है वह उन अलग अलग तरंगों की तीव्रताओं के योग से कुछ भिन्न होती है, और इसका मान कुछ बिंदुओं पर अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होता है। इसी घटना का नाम है व्यतिकरण। हालांकि आप इसे भी अगली क्लास में आप देखेंगे, क्योंकि इसके बाद सब यही टॉपिक आने वाले हैं कि व्यतिकरण क्या है, विवर्तन क्या है, ध्रुवण क्या है। वर्ण विक्षेपण तो पढ़ ही चुके हो पीछे, तो वर्ण विक्षेपण तो आप जानते हो, लेकिन ये नहीं जानते थे तो हमने बता दिया। विवर्तन क्या है? जब किसी प्रकाश स्रोत से जो निकलने वाला प्रकाश है अगर उसके मार्ग में कोई अवरोध या रेखा छिद्र रख दे तो मालूम है क्या होता है, तो प्रकाश उसके तीक्ष्ण किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ध्यान रहे, लेकिन उस छिद्र का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का हो, तभी हमें उपयुक्त विवर्तन प्राप्त होता है। अन्यथा फिर ये विवर्तन धीरे 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 अगर आप छिद्र का आकार बढ़ाते जाएंगे तो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होना बंद हो जाता है। चलिए ध्रुवण भी आप जानते हैं, नहीं जानते हो तो सुन लीजिए। ध्रुवण क्या है?
जब कोई प्रकाश तरंग किसी टूरमैलियन क्रिस्टल पर, किस पर, किसी टूरमैलियन क्रिस्टल पर आपतित होती है तो प्रकाश तरंगों के केवल वही कंपन बाहर निकल पाते हैं जिनकी अक्षें उस टूरमैलियन क्रिस्टल की अक्ष के समांतर होते से सारे कंपन क्रिस्टल द्वारा रोक लिए जाते हैं। इसी घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। और जो इस क्रिस्टल को पार करके बाहर निकलते हैं वो जो कंपन होते हैं वो सभी दिशाओं में सम्मित नहीं होते, वो केवल तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में केवल एक ही दिशा में सम्मित होते हैं और ऐसे प्रकाश को भी हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। यह भी आपको अगली क्लास में और डिटेल से बताया जाएगा। अभी तो हम लोग केवल उसके नेचर के बारे में संक्षेप में पढ़ रहे हैं। अच्छा चलिए, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। ये पता है कि जब कोई प्रकाश किरण जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने अनेक अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश पदार्थ से इलेक्ट्रॉन भी उत्सर्जित करता है। अब क्या है, जैसे ही कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। मालूम है इस घटना का नाम क्या है? इस घटना का नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो ये था बच्चों अब तक प्रकाश की प्रकृति के बारे में संक्षिप्त वर्णन। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके बाद, देख रहे हो ये तमाम चित्र बने हुए हैं। इनमें से सबसे पहले नाम आता है तरंगाग्र। यानी तरंगाग्र क्या है, सबसे अहम बात, तरंगाग्र क्या है? तो बच्चों एक लाइन की परिभाषा है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ, क्या बोलेंगे तरंगाग्र की परिभाषा में? किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो उसे तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र की परिभाषा एक लाइन की, क्या बताओगे? किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो उसे तरंगाग्र कहते हैं। चलिए, अब इतने से बात तो पूरी नहीं हुई कि तरंगाग्र कहते हैं और हम यहीं से बंद हो जाए, ये नहीं। अब तरंगाग्र होता कितने प्रकार का है? तरंगाग्र देखिए बच्चों 3 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे ज्यादा इस गोलीय तरंगाग्र का रोल है, इससे कुछ कम समतल और सबसे कम बेलनाकार, और सबके लिए स्रोत अलग अलग होते हैं, तब इन तरंगाग्रों का निर्माण होता है। देख रहे हो ये भी तरंगाग्र है गोली, ये भी है, ये भी है। कैसे निर्मित होता है? यदि कोई जो आपका प्रकाश स्रोत है किसी बिंदु स्रोत के रूप में, किसके रूप में? यदि कोई प्रकाश स्रोत बिंदु स्रोत के रूप में है तो इससे निर्मित तरंगाग्र कैसा होगा? गोलीय तरंगाग्र होगा। यानी गोलीय तरंगाग्र की बस इतनी ही परिभाषा है कि यदि किसी प्रकाश स्रोत का प्रारूप बिंदु स्रोत जैसा हो तो इससे निर्मित तरंगाग्र कैसा होगा? गोलीय तरंगाग्र होगा। आपको ये चित्र बनाना है इसमें। और यदि हम कह दें यदि कोई प्रकाश तरंग केवल अकेली दिशा में संचरित हो रही हो या एक ही दिशा में क्या हो रही हो, संचरित हो रही हो, तो फिर वहां पर जो निर्मित तरंगाग्र होगा वो समतल होगा। यानी यहाँ पर जो स्रोत होगा ना आपके प्रकाश का, वो एक चपटा स्रोत या समतल स्रोत होगा, और यहाँ से जो तरंगे होंगी वो एक ही दिशा में, अकेली दिशा में, चाहे ऐसा कह दो, संचरित हो रही होंगी। ये तरंग संचरण की ही तो दिशा है, इसमें भी दर्शाई गई है, इसमें भी दर्शाई गई है। तो अगर ऐसे संचरण हो रहा है तो इससे जो निर्मित ये तरंगाग्र नहीं है, इससे जो निर्मित ये तरंगाग्र होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे आपके समतल तरंगाग्र। कैसे तरंगाग्र? समतल तरंगाग्र। अभी आपने पहले गोलीय देखा, उसके लिए स्रोत कैसा होना चाहिए? बिंदु स्रोत। इसके लिए तरंगे केवल एक ही दिशा में संचरित हो, और उसमें भी स्रोत की आकृति कैसी हो? चपटे स्रोत या समतल स्रोत जैसी हो। अच्छा, तो अभी एक आपका अंतिम और तीसरा बचता है जिसका नाम है बेलनाकार तरंगाग्र। अब ये क्या है? जैसे हम कह दे एक हमारे पास रॉड हो। रॉड क्या होती है?
रेखीय स्रोत, यानी दिखने में तो लंबी लंबी हमको दिख रही है रॉड, लेकिन ये कुचेला तो सभी दिशाओं में से फेंकती है ना। यानी यदि हमारा स्रोत कहीं रेखीय स्रोत हो इस तरह से, तो फिर इससे जो हमारी तरंग संचरित होगी ये हमने दर्शाया है एक ही दिशा में, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देख सकते हो आकृति के अनुरूप खुद ही ये सभी दिशाओं में जब ऐसे ऐसे हमारी घूमेंगी सभी किरणें, तो हमें कैसे तरंगाग्र की प्राप्ति होगी। बेलनाकार खुद ही बना के दिखाया गया है कि यहाँ पर फिर हमें बेलनाकार तरंगाग्र मिलेगा। यानी बेलनाकार कब मिलेगा, जब तरंग स्रोत कैसा होगा, रेखीय। और जब तरंग स्रोत चपटा होगा या समतल होगा या तरंगे केवल एक ही दिशा में संचरित होंगी, तो हमारा तरंगाग्र कैसा होगा, समतल। और यदि हमारा स्रोत कैसा हो, बिंदु स्रोत हो, तो उससे निर्मित तरंगाग्र कैसा होगा, गोलीय। और तरंगाग्र क्या है, ये आपने फिर से अगर ध्यान वहां पर न दिया हो तो फिर से सुनिए। तरंगाग्र क्या है, किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो। समझ लीजिए, उसी पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। तो अभी हमने आज इस वीडियो में प्रकाश की प्रकृति के बारे में पढ़ा, उसके बाद तरंगाग्र को समझा, तरंगाग्र के प्रकारों को समझा। ये था एक बेसिक ज्ञान। अब हम आपको अगले टॉपिक में जो देंगे, यानी अगले वीडियो में जो बताएंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो कृपया देखना न भूलें। उसका नाम होगा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, और साथ ही साथ उसमें ऐड होगी हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का भी सिद्धांत। तो इसे आप अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग इसे, जो आपको ये पार्ट दिया गया है, इसको आप लोग तैयार करें। धन्यवाद।